ओवैसी साहब जो हैं वो अपने तरह की राजनीति करते हैं। जहां चुनाव होता है अपना जाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। बिहार के नज़रिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो हैदराबाद की राजनीति करते हैं। बिहार में बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ के लोगों की राजनीति कर सकते हैं। हम लोग को हैदराबाद से नेता को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं चुनाव को लेकर। एक ताजा खबर ये है कि जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने आज ये कहा है, अभी वो दौरे पर है, सीमांचल के दौरे पर, पूर्णिया में थे मेरे ख्याल से, आज भी वो पूर्णिया में है। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो असदुद्दीन ओवैसी हैं AIM के, वो उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जो बिहार में ये टसल चल रहा है मुस्लिम वोट का, आपको मालूम होगा कि भाई असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऑफर दिया था आरजेडी को कि हम आपके साथ शामिल हो जाते हैं, लेकिन आरजेडी ने इसे ठुकरा दिया। तो बाकी बातें पूछते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अजय कुमार जी, उनसे ही जान लेते हैं बजाय इसके कि मैं कुछ कहूँ। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, नमस्ते। हाँ हाँ, आपको और आपके पाठकों का बहुत अभिवादन है। जी जी जी। बताएं। नहीं, हमारे दर्शकों दर्शकों के का लिए माफ अच्छा है करेंगे। कि जी प्रभात खबर के बिहार के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है हमारे चैनल पर आए हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़ा गर्व की बात है और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए कि ये जो मुस्लिम वोट का पूरा इशू है जो अभी फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, ठीक है ना? तो ये क्या है पूरा जी। मामला? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि मुस्लिम आबादी बिहार में जितनी बड़ी है, उसका साइज जितना बड़ा है, तो निश्चित रूप से उस पर आप कह सकते हैं कि मध्यमार्गी पार्टियों की नजर। और मैं मध्यमार्गी पार्टी बोल रहा हूं तो 90 के बाद का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ उसके संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। और नहीं तो उसके पहले हम सब जानते हैं कि ये पूरा जो एक बनता था समीकरण, वो कांग्रेस के साथ हो रहा है। और बिहार में मुसलमान अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, और उनकी एक बड़ी भूमिका रही है बिहार में हम्म। कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो जी। एक लंबा एक दौर रहा जो कि मुसलमानों का साथ मिलता रहा कांग्रेस को। लेकिन उसके बाद हम लोग देखें 90 के बाद वाले जो फेज की बात कर रहे हैं, तो इन 35 सालों में देखेंगे कि ये पूरी तरह से जो बिहार के मुसलमान हैं वो मुख्य रूप से मध्य मार्ग की पार्टी, जिसमें आप लालू प्रसाद की पार्टी कह सकते हैं, आप नीतीश जी की पार्टी जदयू के बारे में बोल सकते हैं, और एक छोटा मोटा जो लेफ्ट के साथ भी इनकी हिस्सेदारी रही है। तो यही तीन स्टेक होल्डर आप कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर बिहार की राजनीति में, खास तौर से मुस्लिम जहां तक वोट है उसको लेकर है। जी। और अभी जो जिसका हवाला आपने दिया, AIM के जो सदर हैं ओवैसी साहब, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी पिछले महीने आरजेडी लीडरशिप को, और ये कहा था कि हम लोगों को जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको रोकने के लिए एक साथ आना चाहिए, और हम भी आना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी ने उनको उस ऑफर को, उनके मैंने जो चाहत थी उसको स्वीकार नहीं किया, और एक तरह से कहा कि भाई आप बिहार में लड़ते ही क्यों हैं, यहाँ तो ताकत हम लोगों की है, हमारी है, और हमारे अलायंस पार्टियों की है, तो आपको लड़ने की जरूरत क्या है। और उसके जवाब में ओवैसी साहब ने भी कहा है कि तब तो भाई हमको तो फिर आना ही पड़ेगा, इस टाइप की बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि एक तो तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती, ये जो है बयान एक उनका। तरफा मोहब्बत तो, जी। हाँ, तो इसका मतलब यह कि आना है हमको। और देखिए, जो पूरी चिट्ठी थी उसमें ओवैसी साहब की भी जाहिर सी बात है कि वो भी राजनीति कर रहे हैं, और उनको पता है कि जो बिहार का मुसलमान है वो किधर अपनी भूमिका करता रहा है, किन दलों के साथ जाएगा। ये एक रहा पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में,
कि सीमांचल के इलाके से AIM को 5 सीटें मिली, और ये बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटें मिली। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। तो अभी कायदे से उनके पास एक ही विधायक है, लेकिन वो जीत के आए थे 5 विधायकों के साथ 2020 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें। तो आप देखेंगे कि सीमांचल में खास तौर से जो मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पूरा अररिया, किशनगंज और से लेके और पूर्णिया का भी इलाका, कटिहार इलाका है वो, तो वहाँ पर एक आबादी के हिसाब से और जो उनकी सामाजिक स्थिति है उसमें ओवैसी साहब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अब ये देखना होगा कि RJD या जदयू, यही दोनों मुख्य रूप से दावेदार हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2010 के इलेक्शन में बड़ा अच्छा खासा हिस्सा मुसलमानों का वो चला गया था, शिफ्ट हो गया था 2010 में नीतीश जी के साथ। जी। और इसीलिए इसीलिए आप देखेंगे कि उस खास इलेक्शन में RJD की सीटें काफी कम हो गई थी, 22 के आसपास, जो मुझे ध्यान आ रहा है। और तो क्या है कि उसके पास चॉइस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है नहीं मुसलमानों के पास, और जो उनका बीजेपी के साथ या खास तौर से बीजेपी के साथ अब उनकी जो एक तरह से दूरी रही है, तो उस दूरी के सिमटने की कोई वजह वैसी दिख नहीं रही है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे एक ताजा आकलन कर ले, ये कहा जा रहा है और दिखता भी है कि अब जो है JDU के पास जो है, नीतीश जी के पास अब मुसलमान वोट जो है कायदे से नहीं है, इक्का दुक्का होंगे, क्योंकि काफी वक्त वोट को लेकर के और तमाम चीजें ऐसी रही, तो अब मुसलमान वोट जो है छिटक गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि सीमांचल में पिछली बार ओवैसी साहब 5 सीट लेकर आए थे, तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जिसे ध्यान में रखना जरूरी होगा। और दूसरा कि RJD ने मना कर दिया है, भाई लोग कह रहे हैं कि ये जो लालू यादव हैं वो नहीं चाहते, RJD नहीं चाहती, कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमानों के वोट में किसी और का शेयर हो, मतलब ओवैसी भी आए और शेयर करें। तो वो चाहते हैं कि हमारा ही जो है एक तरह से कब्जा कह लें या अधिकार कह लें, जो भी कह लें, उनका हो। तो और फिर प्रशांत किशोर भी मुसलमानों की सभाओं में जा रहे हैं, छोटी छोटी सभाओं में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं और दिन रात घूम रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं। तो अगर देखिए, एक तरफ ओवैसी साहब हैं, दूसरी तरफ आपके प्रशांत किशोर आ गए, और फिर अब जो है RJD है, उसका तो पुराना दावा है, और फिर कांग्रेस जो पुरानी मतलब कि पुराने जिसके वोट थे, मतलब कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता था मुसलमानों का, और कांग्रेस भी वहाँ एक्टिव है सीमांचल में, तारिक अनवर है और तमाम लीडर है। तो ये अब क्या रुख लेगा सीट के टर्म में, कैसे कैसे क्या क्या मुसलमानों का वोट बटेगा, पहला सवाल तो यही है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुसलमानों का वोट बटेगा, इसलिए देखिए कि एक पैटर्न पर मुस्लिम वोटर अपना वोट देते हैं। उनका एक खास तौर से आप देखेंगे कि एक स्वरूप रहता है वोट देने का, और विभिन्न जातियों में भी। तो आमतौर पर ये, जैसे मान लीजिए कि राजद के साथ माना जाता रहा है कि रथ यात्रा रोके जाने और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद जो MY समीकरण जो बना था, तो कमोबेश मुझे लगता है कि बीच में जरूर उसमें दरार आई थी, नीतीश जी को ये कामयाबी मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि वोट बटेगा मुसलमानों का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वोट नहीं बटेगा, और उसका बहुत सीधा कारण मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से मुस्लिम वोट पूरे राजनीति को देख रहे हैं, उसमें मुस्लिम वोट बटने की कोई वजह मुझे दिखती नहीं है। वो जहां भी जाए वो एक साथ जाएगा, ये निश्चित रूप से है कि उसमें अब उसका जो हिस्सा है वो बड़ा हिस्सा किधर जाएगा, बड़ा हिस्से के दावेदार
दो तीन पार्टियां हैं, राजद सबसे बड़ा दावेदार है, नीतीश जी की भी पार्टी दावेदार है, और आप कांग्रेस के हिसाब से भी देखिए तो उनकी भी दावेदारी है। इस बीच में दो और प्लेयर जो आपने जिक्र किया, एक प्रशांत किशोर और ओवैसी, तो दोनों को मुझे लगता है कि ठीक है, ये मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों की जो स्थिति है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे उनकी जो आर्थिक जहालत है उसको लेकर हो, और बड़ी आबादी मुसलमानों की आज भी जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पहुंच पाई है, और उसको लेकर जो प्रशांत किशोर या ओवैसी की ओर से जो बातें कही जा रही हैं, वो कितना अपील करेंगे मुस्लिम वोटरों को, खास तौर से जो पसमानदा मुसलमान है। और जो देखिए, इसमें भी ये है कि पसमानदा और अशराफ मुसलमान, पसमानदा और अशराफ मुसलमान भी ऐसा नहीं है कि वो इन मध्यमार्गी पार्टियों को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उनकी भी भूमिका इन्हीं पार्टियों के साथ रहती है। तो कमोबेश मुझे लगता है कि जो पारंपरिक जो पार्टियां रही हैं मुस्लिम वोटों को लेकर, उन्हीं के बीच ये पूरी प्रतियोगिता है कि उसमें से वो कितनी हिस्सेदारी किसको मिल पाती है। इसमें राजद भी दावा कर रहा है। आपके हिसाब से अगर वो बटेंगे नहीं तो अगर सीमांचल का ही ले लें, सीमांचल इसलिए क्योंकि पिछली बार आरजेडी को वहां नुकसान हुआ था, जितनी सीटें उन्हें मिलनी चाहिए थी वहां नहीं मिली थी, नुकसान हुआ था आरजेडी को, और ये हुआ था ओवैसी साहब के कारण। तो दरअसल कुछ ही सीटों का तो फर्क होता है, दोनों गठबंधन, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन ले लें तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता। वैसे में 4-5 सीट जो सीमांचल की है मुस्लिम बहुल इलाकों की, वो मायने रखती है। तो अब आप सीधे बताएं कि वहां क्या होगा, लगता क्या है, जमीन पर क्या दिखता है? मतलब प्रशांत किशोर का कुछ असर पड़ेगा मुस्लिम वोटरों के बीच, आरजेडी, या इस बार आरजेडी के साथ जाएंगे? और इसमें इसके बैकग्राउंड में चूंकि ओवैसी की 5 सीटें हैं, तो 5 सीटें क्या, फिर क्या होगा? मतलब वहां के जो वोटर पिछली बार वोट दिया था तो उसका इस बार क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोकसभा चुनाव को भी हम लोग ध्यान में रखें, जो पिछले साल हुआ, और उसमें मुसलमान वोटों का जो जिस हिसाब से पैटर्न दिखा, उसमें ये थोड़ी स्थिति बदली हुई है। और इस बीच में जो पॉलिटिकल मसले आ गए हैं सतह पर, उसको देखते हुए ये वोट और एकजुट होगा किसी भी पार्टी के पक्ष में वो जाए। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा होगा और जिनको लगेगा कि नहीं, ये मेरी आवाज या मेरे मुद्दों को ये ज्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर पाने में सक्षम होगा, वो वहीं जाएंगे। और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, ओवैसी साहब का ठीक है, पहली बार उनको 5 सीटें मिली थी, और जाहिर है कि एक मतलब बिहार से बाहर की एक पार्टी, और यहाँ आके उसने मुसलमानों में और खास तौर से यूथ में जिस हिसाब से अपने आप को आकर्षण का केंद्र बनाया, ये निश्चित रूप से जो बिहार की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजद हो या जदयू हो, और खास तौर से कांग्रेस भी, कि क्या कारण है कि जो मुसलमानों का एक बड़ा और खास तौर से नौजवान मुसलमानों का, वो ओवैसी साहब के प्रभाव में गए और उन्होंने उनको वोट देना पसंद किया। तो ये मुझे लगता है कि इन पार्टियों ने भी इसकी विवेचना की होगी, और ये गहराई से इस मामले को देखा ही होगा उनका नेतृत्व, क्योंकि सीमांचल का इलाका राजद के लिए, जैसा कि आपने कहा, भी बहुत महत्वपूर्ण है, और खास तौर से एक मैसेज भी जाता है, और न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से बाहर भी ये मैसेज जाता है कि आपका जो जनाधार है, जो आपके इंटैक्ट रहा है, जिसके बारे में आपका दावा भी है, तो वो कहीं ना कहीं दरक रहा है और उसमें क्षरण धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर भी एक नए खिलाड़ी उभर कर आए हैं सामने, और वो किस हद तक उनकी अपील खास तौर से अल्पसंख्यक
मतदाताओं को करती है और वो क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, ये भी देखा जाना है। कुल मिला के अगर हम ये कहें कि जो एक आपके पास जो वोट का समीकरण है, मुसलमान उधर भी देखेंगे और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मुझे लगता है कि ये फैसला कुछ सीटों पर हो सकता है, जैसे सीमांचल के बारे में आपने कहा और बाकी, कि वहां पर कौन किसको हरा रहा है और इसके हिसाब से वो अपने फैसले ले सकते हैं। तो इसमें जरूर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन आप एक ओवरऑल देखें कि बिहार में अगर पूरी राजनीतिक धारा जो है वो दो हिस्से में बटी हुई है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है या इंडिया कहते हैं वो है। अब दोनों के बीच में ही पूरी तरह से जो सामाजिक समीकरण है या सामाजिक जातियां हैं, जो वो समाज की जो जातियां हैं वो बिल्कुल ध्रुवीकृत हो गई हैं। तो इसमें होता क्या है कि तीसरे पक्ष को बहुत जगह नहीं मिल पाती है। तो इसके हिसाब से भी आप देखें तो कितनी जगह प्रशांत किशोर को या ओवैसी को मिल पाती है, ये भी एक सवाल है। जी जी जी, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका विश्लेषण बिल्कुल ठीक है कि जो तीसरी पार्टियों के लिए जगह कम बचती है, और मेरे ख्याल से ये लोग समझ रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं ओवैसी साहब को लेकर और जी जी प्रशांत किशोर की वैसे भी अभी बंद मुट्ठी है, किसी को नहीं पता कि उनकी बंद मुट्ठी में क्या है, उनकी बंद मुट्ठी में हीरा है या कोयला है। तो और लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट को देखें तो जो अभी बहुत चीजें घटी हैं, जैसे अभी पटना में जो है वक्फ का जो बिल आया, मतलब कानून हुआ, उसके खिलाफ जो है वहाँ बहुत बड़ी रैली हुई गांधी मैदान, और उसमें आरजेडी जी जी और कांग्रेस तमाम ये महागठबंधन के लोग शामिल हुए। लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से वहाँ एक तरह से परफॉर्म किया उस वक्फ रैली में, जो है वक्फ के खिलाफ जो रैली हुई थी, तो ये बहुत सारी चीजें संकेत भी देती हैं। मुझे जो लगता है, और जाहिर सी बात है आप तो हमसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप बिहार से हैं, बिहार के प्रतिनिधि, तो मुझे लगता है कि आरजेडी को छोड़ने का रिस्क जो है सीमांचल में मुसलमान न ले, वो इसलिए भी क्योंकि जो ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, 4 तो चले गए थे आरजेडी में। तो जी जी ये भी सोच सकता है वोटर कि मैंने फिर अगर चुना तो क्या पता फिर वो उधर चल जाए। तो बजाय इसके कि वो इधर से उधर जाए, हम ही फैसला कर दें। और फिर जो माहौल है अभी, खासकर वक्फ बोर्ड को लेकर के जो है, वो भी एक संकेत होती है। आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि देखिए एजेंडे पर चीजें तय होती हैं और वो देख रहे हैं, आम वोटर जो है वो देखेगा, तौलेगा कि हमारी बात और कौन उनके सामने जो भी, जैसे वक्फ को लेकर ही आपने बात कही, तो पूरी तरह से आप देख लें कि उसको लेकर एक जो भी मुसलमानों के संगठन है, धार्मिक संगठन, इमारत सरिया और उन लोगों का कार्यक्रम हुआ था और इसका काफी प्रभाव है उस समुदाय में। बिहार, झारखंड और उड़ीसा का एक काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संगठन है, धार्मिक सामाजिक संगठन। तो क्या है कि इन सब चीजों का जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं आपको एक वोट की एकजुटता की तरफ ले जाता है, धकेलता है। तो इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि फिर जो बहुत सारी बैरियर, बहुत सारी सीमाएं टूट जाती हैं और वो खड़ा हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा कि इसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी कितनी हो पाती है। ये सब डिपेंड करेगा कि अपने उम्मीदवार पार्टियां किस हिसाब से देती हैं, किन सीटों पर कैसे देती है। पिछले चुनाव में कुल मिला के 19 विधायक उम्मीदवार जीत कर रहे थे बिहार विधानसभा में, जिसमें आरजेडी के पास 8 थे और एआईएमआईएम के पास 5, कांग्रेस के 4 थे, माले और बसपा के एक उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचे थे। तो
राजद में 4 विधायक शामिल हो गए ओवैसी साहब के, तो उनकी सीटें 12 हो गई, उनके पास मुस्लिम 12 विधायक हो गए। और बसपा से आ गए जमा खान जदयू में, जो अभी मंत्री भी हैं। तो जदयू में 1 मुस्लिम विधायक हो गए। इस तरह से आप देखें तो ये एक संकेत करता है, ये बताता है कि रुझान क्या रहा है पिछले चुनाव में, और क्या ये और आगे बढ़ेगा और घना होगा, और मतलब घना होने की जगह और वो विच्छिन्न होगा, मतलब होगा, क्या होगा ये देखना होगा। आरजेडी का जो है चीजें दिखती हैं साफ साफ, बहुत सहज स्वाभाविक ढंग से कि मुसलमान उसके साथ, आरजेडी के साथ खड़ा दिखता है। माना जाता है कि बिहार में जो भी पार्टियों के अपने सोशल बेस हैं, उसके हिसाब से जदयू का भी तय है कि कौन उसके पास कितना प्रतिशत है, वोट प्रतिशत, और राजद का भी कितना है, उसमें कौन कौन सी जातियां हैं, कौन समूह है, कौन से समाज के लोग हैं। इसी तरह कांग्रेस के साथ भी है। तो निश्चित रूप से सभी पार्टियों के अपने लॉन्चिंग पैड हैं, उनके पास ऑलरेडी इतनी पूंजी है वोटरों की, इतना प्रतिशत है मतदाताओं का, और वहां से फिर वो अपने उम्मीदवारों को और बाकी चीजों को देखते हुए तय करते हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कि हम कहाँ अपने किस उम्मीदवार को खड़ा करने से मुझे किन किन जातियों और समूहों का वोट मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि जी नहीं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा भी जो आकलन यही है। कई बार होता है कि पत्रकार सीधा बोलने से बचते हैं, लेकिन संकेत मिल जाते हैं और वो संकेत दर्शकों तक चला जाता है कि देखते हैं अब क्या होता है, मुस्लिम वोट किस तरफ जाता है, आरजेडी के पास जाता है, कांग्रेस के पास जाता है, हिमाचल में क्या होता है। हम लोग इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते, थैंक यू।